और वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। खूब खूब मेहनत हो रही होगी आपकी एग्जाम्स के लिए। आज हम मिले हैं एक नए सेशन में। ये जो सेशन है LL.B फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है स्पेशली। उनका एक सब्जेक्ट है लैंड लॉ, जिसमें हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, इस ईयर में भी आने की प्रबल संभावना रखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्लेमर दे देता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चे इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप एक बार प्लीज़ अपना सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं लैंड लॉस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मोटेशन। मोटेशन का हिंदी मीनिंग जो होता है, आपको बताना है म्यूटेशन क्या होता है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अकॉर्डिंग, एंड सक्सेशन के केस में म्यूटेशन किस तरीके से होगा और म्यूटेशन किस तरीके से फाइनलाइज होता है। आपको पूरा प्रोसेस बताना है एक्चुअली म्यूटेशन का। सबसे पहले म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज। अगर हिंदी में इसका मतलब जाने तो म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज। जो ऑलरेडी सपोज गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का ओनर का कौन है, प्रॉपर्टी के ओनर की डिटेल, उनका कितना प्रॉपर्टी का एरिया है, कब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, कितना उन्होंने उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट क्या करती है? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। तो उस रिकॉर्ड को चेंज करना, जब प्रॉपर्टी कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, तो जो बायर होगा वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाएगा, रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाएगा, तो जो पुराना वाला नाम ओनर जो होगा उसका नाम हटा दिया जाएगा, न्यू ओनर का नाम लिखा जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन, दाखिल खारिज हिंदी में बोलो तो मैं। इन द लैंड रिकॉर्ड, म्यूटेशन मतलब होता है रिकॉर्डिंग एंड अपडेटिंग द नेम ऑफ द न्यू ओनर और लीगल सक्सेसर। अगर जो प्रॉपर्टी है किसी सक्सेसर को मिल रही है, किसी लीगल हायर को मिल रही है, उनका जो एंसेंटर्स थी उनसे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वो भी म्यूटेशन का ही पार्ट माना जाएगा। इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, खातूनी। खातूनी मतलब एक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट का, जो रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट, जिसको एनुअल अकाउंट्स भी बोलते हैं या फिर खातूनी भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है जिसमें गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से लैंड जो है किसके नाम पे है, कौन सी लैंड इंडस्ट्रियल लैंड है, कौन सी लैंड जो है वो कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, एग्रीकल्चर, ये सारा रिकॉर्ड रहता है। इसी रिकॉर्ड को बोलते हैं खातूनी। ठीक है, तो जैसे ही आपका, आप किसी को ट्रांसफर करते हो अपने अपनी लैंड प्रॉपर्टी, जब भी ट्रांसफर करते हो आइदर बाय वे ऑफ सेल, लीज, मॉर्टगेज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, विल, या फिर किसी और रीजन की वजह से, एक्सचेंज रीजन की वजह से, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करते हो, तो उस आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी नाम अपना चेंज कराना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। इट हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन द अपडेटेड रिकॉर्ड who hold the ownership right and also ensure that the revenue is collected from the correct people। सेक्शन 35, 38 एंड 39 बात करता है, 35 से लेकर 39 तक बात करता है म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? हमने ऑलरेडी देखा, अगर कोई प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है, इनहेरिटेंस कर रहा है, किसी को सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिली है, विल के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, आप गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में आपको म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पार्टीशन ऑफ लैंड हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हो, प्रोसीजर के सबसे पहले जो जनरली क्या देखा जाता है, जो बायर होता है वो एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन, जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, लैंड राइट एक्वायर कर रहा है, वो एप्लीकेशन देगा बिफोर द तहसीलदार। जो भी आपका उस जुरिडिक्शन का तहसीलदार होगा, जिसको नेब तहसीलदार या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दोगे कि माइला तहसीलदार साहब, ये मेरा एप्लीकेशन है म्यूटेशन का, आप इसको कंफर्म कर दीजिए और अपना जो भी प्रोसेस है म्यूटेशन का उसको कंप्लीट करके मेरा नाम प्लीज़ एंटर कर दीजिए। तो उस केस में पहले तो आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के बाद इंक्वायरी होगी, जो ऑफिसर्स होंगे वो देखेंगे, जाके चेक करेंगे कि हाँ एक्चुअल प्रॉपर्टी हुई है, और वेरिफिकेशन किया जाएगा प्रॉपर्टी पहले किसके नाम पे थी, अब किसके नाम पे है, कोई ड्यूज बाकी तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है लैंड पे। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर नोटिस भेजा जाएगा कि किसी को इस म्यूटेशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर फैमिली मेम्बर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं आता है, नोटिस का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन का, ये अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन लगाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फाइनल ऑर्डर जो है म्यूटेशन का दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताओगे, आप तहसीलदार को एप्लीकेशन देगा म्यूटेशन के लिए, उसमें बताओगे कि एप्लीकेशन बताओगे कि ये लैंड है, मैं इसको परचेज कर रहा हूँ, जो भी प्रोसेस अमाउंट परचेज किया आपने, जितना भी यार्ड का जो लैंड है, सब कुछ आप डिटेल्स में मेंशन करोगे। इंक्वायरी वेरिफिकेशन होगा, तहसीलदार एक इंक्वायरी बताएगा कि क्या ट्रांसफर वैलिड है, और जो ट्रांसफर है वो वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू है, और कोई ऑब्जेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तीन चीज चेक करेगा, ट्रांसफर वैलिड है, ट्रांसफर वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ है, और कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद पब्लिक नोटिस पब्लिकली इशू कर दिया जाएगा। पब्लिकली इशू कर दिया जाएगा मतलब एक पब्लिक नोटिस दे दिया जाएगा न्यूज़पेपर में या फिर गजट में,
पहले क्या होता था, बीट ऑफ ड्रम के थ्रू बताया जाता था गाँव वगैरह में कि ये बंदा म्यूटेशन के लिए आया हुआ है, अगर किसी को कोई समस्या है तो ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ रेज़ कीजिए। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो सकता है ना, लीगर है या फिर को-ओनर अपना इंटरेस्ट रेज़ कर सकते हैं। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो तहसीलदार साहब उनके जो भी ऑब्जेक्शंस है उसको सुनेंगे, हियरिंग बुलाया जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, एक डेट फिक्स की जाएगी। उसके बाद जो प्रोसेस है ना, मेनली बेसिक प्रोसेस जो है ना कोर्ट का होता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो मेन प्रिंसिपल है उसको ध्यान रखते ही सारी चीज़ें की जाती है। हियरिंग होगी, जो भी ऐसा कोई भी पर्सन जिसने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि हाँ, मुझे इस म्यूटेशन या इस ट्रांसफ़र से, इस दाखिल-खारिज से प्रॉब्लम है, तो वो आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा। ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या किया जाएगा, ऑर्डर कर दिया जाएगा म्यूटेशन का कि हाँ, आपकी प्रॉपर्टी का जो नाम है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चेंज हो चुका है। म्यूटेशन इज रिकॉर्डेड एज अ खातूनी या फिर जमाबंदी रिकॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं। अपडेटिंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अपडेट कर देते कहाँ पे, खातूनी में, एनुअल रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ऑफ राइट में। म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन, सपोज किसी कोई पर्सन है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो मर गया, उसके बेटे को प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू, इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर विल वगैरह बना के गए होंगे इसके फादर तो विल के थ्रू ट्रांसफर होगी, नहीं तो सक्सेशन जो भी है हमारा हिंदू सक्सेशन उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद जो उसका लीगल हायर है म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेगा, सर्टिफिकेट और सक्सेशन प्रूफ, या फिर विल है तो विल के साथ, और उस अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हायर के बीच में उसको रिजॉल्व करने का काम किसको होता है, तहसीलदार को। उसके बाद जो भी फाइनल ऑर्डर होगा सक्सेशन का, वो म्यूटेशन के केस में ऑर्डर दे देंगे। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया, म्यूटेशन प्रोसीडिंग आर समरी इन द नेचर एंड डू नॉट डिटरमाइन द टाइटल। म्यूटेशन का ऑर्डर आना टाइटल शो नहीं करता है कि हाँ अब आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, या फिर म्यूटेशन का जो ऑर्डर है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जुरिडिक्शन बताना आपका पावर एंड प्रोसीजर रेवेन्यू कोड के बारे में। ठीक है, रेवेन्यू कोड के बारे में आपको क्या बताना, उनकी जुरिडिक्शन पावर एंड प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से वो जो भी उनके बिफोर पे मैटर आता है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताना, पहले तो एक बार हायरार्की समझ लेते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज में। सबसे ऊपर कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, एक हायरार्की समझ लेते हैं। ठीक है, डिसाइड द लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। ठीक है, हायरार्की ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटी, सबसे ऊपर आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर जो होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग की। अगर आपको रेवेन्यू कोर्ट में हायर अथॉरिटी अथॉरिटी पे अपील करनी है तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर अपील कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कमिश्नर, कमिश्नर से नीचे आते हैं कलेक्टर्स। ठीक है, ये सारे कलेक्टर्स आ गए। 3 से लेकर 6 तक के जो भी पॉइंट्स हैं वो कमिश्नर के। सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आता है कमिश्नर, उसके बाद आता है कलेक्टर, उसके बाद आते हैं लास्ट में तहसीलदार, जिनकी एक नायब तहसीलदार भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये तो थी अथॉरिटीज़ है किसमें, रेवेन्यू कोड में। अगर आपका, अगर तहसीलदार ने कोई ऑर्डर पास किया जिससे आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हो। कलेक्टर की जो पोजीशन है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, सॉरी इनका डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ना कहीं पे सिर्फ डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कहीं पे बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अगर वहाँ पे तो एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप कलेक्टर के ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से भी अगर आप नाखुश हो तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हो। कमिश्नर के ऑर्डर से भी आप नाखुश हो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी जा सकते हो। तो रेवेन्यू कोर्ट में जो हायर अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स की जुरिडिक्शन पावर एंड प्रोसीजर के बारे में, एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जुरिडिक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो जुरिडिक्शन देख लेते हैं रेवेन्यू कोड की क्या क्या जुरिडिक्शन है। जो भी मैटर रिलेटेड होता है, भूमिदार भूमिदार आसामी टेन्योर्स। भूमिदार क्या होता है, भूमिदार मतलब एक ऐसे लोग जो गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं परमानेंटली, बट उनकी उस लैंड के ऊपर उनका ओनरशिप राइट नहीं होता है। जो ओरिजिनल ओनर होता है वो लैंड का, वो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है। भूमिदार लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं परमानेंटली, और उनके पास राइट हो जाता है। राइट दो तरीके राइट होते हैं भूमिदार के पास, एक होता है ट्रांसफरेबल राइट, एक होता है नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ट्रांसफरेबल राइट मतलब फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं आइदर बाय वे ऑफ सेल के थ्रू, मॉर्गेज के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू। ठीक है, और बहुत जो भी एक्सचेंज के थ्रू जो भी प्रोसेस है ट्रांसफर का, वो ट्रांसफर कर देते हैं आगे फर्दर। किसी को रेंट पे दे दिया, किसी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए दे दिया, ठीक है, किसी को कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया। ठीक है, इस तरीके से लैंड को क्या करते हैं भूमिदार लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं। बट जो मेन रियल ओनर होगा उस लैंड का, वो स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। तो भूमिदार भूमिदार से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वही मैटर कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। अनलॉफुल ऑक्यूपेशन, किसी ने अनलॉफुली किसी की जमीन को हड़प के रखा हुआ है। म्यूटेशन या सक्सेशन का केस है, पार्टीशन है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, किस तरीके से बंटवारा होगा, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी रेवेन्यू कोर्ट के पास जाएगा। लैंड रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका एक्चुअल में जो आपका लैंड है वो 100 यार्ड का है, बट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है।
ठीक है? उसके बाद मैपिंग में प्रॉब्लम है, हो सकता है ना? तो ये सब जो डिस्प्यूट है वो कौन सॉल्व करेगा? रेवेन्यू कोर्ट में सॉल्व। बाउंड्री का डिस्प्यूट है, 2 भाइयों के बीच में बाउंड्री का डिस्प्यूट है, कि उसको लगता है कि इसकी जो बाउंड्री है पार्टीशन जो हुआ था सही से नहीं हुआ था। एंड अरियर ऑफ लैंड लैंड रेवेन्यू का जो भी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह था, वो आपने पे नहीं किया, उसका नोटिस आ गया आपको। तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो भी कौन सॉल्व करेगा? रेवेन्यू कोर्ट सॉल्व करेगा। लीज सरेंडर अबेंडनमेंट इश्यूज अगर कुछ है लैंड रिलेटेड, वो भी कौन सॉल्व करेगा? कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन ग्रांट अगर गवर्नमेंट को देना था, नहीं दिया लैंड पे, ठीक है, तो वो भी जो डिस्प्यूट है रेवेन्यू कोर्ट ही सॉल्व करेगी। प्रोसीजर देख लेते हैं रेवेन्यू कोर्ट के पास। अगर आपको ये सारे डिस्प्यूट में से किसी डिस्प्यूट को सॉल्व कराना है तो रेवेन्यू कोर्ट के पास, रेवेन्यू कोर्ट जो है ना, मेन जो पावर्स तो सारी प्रोसीजर तो कोर्ट का ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट उनके पास कोई ऐसा कोई उनको ना मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोर्ट का प्रोसीजर ही फॉलो करना है, ठीक है। आपको एक पार्टी को बुलाना, दोनों दूसरी पार्टी को बुलाना, दोनों अपने अपने एविडेंसेस को पेश करेंगे, अपने अपने डिफेंस करेंगे अपने आप को। और बट जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना, आपको उसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोसीजर देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, प्रोसीजर में सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करोगे आप, या सूट सूट फाइल करोगे बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होता है, रेवेन्यू कोर्ट अलग होता है। बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट आप एप्लीकेशन फाइल करो। किसके लिए एप्लीकेशन फाइल करो? आप इन सब मैटर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करो, ठीक है। इन सब मैटर्स के लिए आप एप्लीकेशन फाइल्स करो। सर्विस ऑफ नोटिस, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट, सूट फाइल करते हो बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट करके अदर पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा, इसको बोलते हैं कि भाई आप आओ और अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल करो कि आप क्या अपने आप को डिफेंड करते हो। दोनों पार्टी अपने अपने एविडेंसेस और हेयरिंग हेयरिंग एक डेट डिसाइड की जाएगी, उस डेट पे दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा। दोनों पार्टी अपने अपने एविडेंसेस और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे वो प्रूव करते हैं कि हाँ, ये जो लैंड है मेरी है, या फिर ये जो बॉर्डर है वो मेरा है, इस तरीके से दोनों लोग अपने अपने ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। डिसीजन देगा, डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड ओरल ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देगा रेवेन्यू कोर्ट, वो साइंड, रिसेंट एंड चैलेंज इन कैन बी चैलेंज इन द अपील कर सकते हैं, ठीक है। अपील लाइज टू द हायर अथॉरिटी, यहाँ पे हायर कोर्ट नहीं लिखा हुआ, या फिर हाई अथॉरिटी नहीं लिखा हुआ, हायर अथॉरिटी लिखा हुआ है। रिविजन में लाइट टू द बोर्ड ऑफ, ठीक है, जो हायर अथॉरिटी वो रिवीजन में देख सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, हमने पहले देख लिया। जो रिवीजन की एप्लीकेशन देखते हैं, अपील देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लोअर रेवेन्यू कोर्ट्स को सुपरवाइज करते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं केस, स्टे कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं केस को, ठीक है। ये सारी पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। ग्राम सभा की क्या पावर एंड फंक्शन है? ग्राम सभा बहुत ही एक कहते हैं ना कि हाईएस्ट अथॉरिटी रोल प्ले करते हैं विलेजेस में। ग्राम सभा एडवाइस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होता है, रैशनली काम करते हैं सारे लैंड मैटर में। ग्राम सभा मैनेज करते हैं कॉमन विलेज लैंड, पोस्ट पोस्चर लैंड, गांव फंड, विलेज कंसोलिडेटेड विलेज फंड, ये सारा कुछ कौन मैनेज मैनेज करते हैं? ग्राम सभा मैनेज करते हैं। सब बेसिक बेसिक बातें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है नहीं। जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत कॉमन है, वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते होंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजा आनंद ब्रह्मा शाह में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया कि रेवेन्यू कोर्ट मस्ट फॉलो द फेयर प्रोसीजर एंड कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रली। एक पार्टी को सुन के आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको दोनों पार्टी को। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो, नहीं करो, बट नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। दैट्स एज सिंपल एज दैट। भूमिदार की क्या राइट है? भूमिदार मैंने अगेन बताया था, भूमिदार मतलब एक ऐसे लोग जो गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। गवर्नमेंट के पास लैंड बहुत सारी है, ठीक है। अब वो लैंड लेकर अब वो आगे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, विल, मॉर्गेज जो भी करना है वो करते हैं, और उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं और कुछ पैसे गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो एक तरीके से मीडियोकर काम करते हैं। भूमिदार मतलब एक ठेके पे लैंड ले लेना, प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेना, ठीक है। आगे उसको, बट जो मेन ओनर होगा ना उस प्रॉपर्टी का, वो स्टेट गवर्नमेंट ही होता है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। भूमिदार के दो राइट होते हैं, एक होता है ट्रांसफरेबल राइट, फर्दर सबलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नॉन ट्रांसफरेबल है जनरली, हाँ, अगर नॉन ट्रांसफरेबल है तो वो आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। भूमिदार कौन है? भूमिदार इज समवन हु होल्ड द लैंड बाय पेइंग द फिक्स रेंट, ठीक है, व्हेन देयर राइट्स आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर ऑफ द टेनेंसी, ट्रांसफर द टेनेंसी, टेनेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर द टेनेंसी, टेनेंसी मतलब जो टेनेंसी का जो राइट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय वे तो सेल, जो भी प्रोसेस है ट्रांसफर का, बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, मॉर्गेज और विल। सबलेट, लीव टू लैंड समवन एल्स अंडर द परमिटेड टर्म्स। राइट क्या क्या है जो भूमिदार हैं?
जिनके पास राइट है ट्रांसफरेबल, उनके पास क्या राइट है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जिस टेन्योर के लिए वो एक्चुअली वो परमानेंटली लेते हैं, या फिर उन लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं गवर्नमेंट से 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, तो उनका जो टेन्योर होता है वो सिक्योर रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, जो भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। अगर हाँ कंडीशन को ब्रीच करें तो गवर्नमेंट के पास वापस लेने आएगी। ट्रांसफरेबिलिटी, वो जो उनका टेनेंसी राइट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सक्सेशन के केस में अगर प्रॉपर्टी 100 साल के लीज है, हो सकता है ना कि जो भूमिदार थी उसको 100 साल के लीज पे गवर्नमेंट से लैंड ली था, बट वो 100 साल नहीं जी पाए, तो उसके जो है लीगल है उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो भूमिदार भूमिदार बन जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको जो भी लोकल एंड सीलिंग टेनेंसी लॉज उसको वॉयलेट नहीं करना है, म्यूनसिपल एंड रेवेन्यू ऑफिस का जो प्रोसीजर उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड कंडीशन को जो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप पढ़ सकते हैं। राजवीर सिंह से स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया था कि मॉर्गेज ऑफ द टेनेंट राइट इज वैलिड सब्जेक्ट टू द रेंट पेमेंट करता रहेगा। ठीक है। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट मतलब होता है अ टेनेंट whose rights cannot to be transferred to other, इंटरेस्ट इज लिमिटेड स्ट्रिक्टली, बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, आप वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, जो भी आप जिस टेन्योर के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उस टेन्योर तक के लिए आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सिक्योरिटी कैन नॉट बी, आप सिक्योर एक सिक्योरिटी रहती है भूमिदार को, वो बिना किसी रीजन से गवर्नमेंट भूमिदार से प्रॉपर्टी खाली नहीं करवाएगी। सक्सेशन का जो यहाँ पे होता है, मे पास द टेनेंसी हायर इफ लॉ अलाउ बट नो सेल और मॉर्गेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है ना। ठीक है, नीदर सेल और मॉर्गेज इज अलाउड। एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं एक बार। अबेंडमेंट बाय द भूमिदार, अबेंडमेंट मतलब होता है कि भूतिया बंगला कह सकते हैं, बिल्कुल खाली, कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे, काफी टाइम से कोई नहीं जा रहा है, कोई यूज नहीं है उस लैंड का, बंजर जमीन हो चुकी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अबेंडनमेंट बाय द भूमिदार। इंटेंशनली क्या किया भूमिदार ने, कोई लैंड थी जो कि गवर्नमेंट से ली थी, उसने उस लैंड को यूज करना बंद कर दिया इंटेंशनली, और उसका रेंट भी पे करना बंद कर दिया बहुत टाइम से, तो ऐसी लैंड या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अबेंडनमेंट बाय भूमिदार। कॉन्सिक्वेंसेस क्या, लॉस ऑफ राइट, जो आपका जो भूमिदार का जो राइट है वो लॉस हो जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट उस या फिर जो भी ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, वो उसको रिकवर करके किसी और को दे सकता है, और ये फाइन पे करने के लिए आप लायबल रहते हैं, और रिकवरेबल डेट बन जाता है, एक तरीके से आपको पे करना ही पड़ेगा, और लीगल एक्शन भी ले सकते हैं आपके अगेंस्ट, बिल्कुल। ठीक है, अब लिखा हुआ हायर ऑफ द मेल भूमिधर, मेल भूमिधर, अब अगर मेल भूमिधर नहीं रहता है तो उसके जितने भी राइट होंगे उसके उनके जो लीगल हायर होंगे उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। लीगल हायर में सबसे पहले अगर उनकी जो धर्मपत्नी है उनको ट्रांसफर हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो सन को, अगर नहीं है तो सन को। ठीक है, डॉट अगर सन भी नहीं है तो डॉटर को, डॉटर भी नहीं है तो मदर को, अगर मदर भी नहीं है तो अदर ब्लड हायर एज पर द हिंदू सेक्शन। ठीक है। सरेंडर एंड अबेंडनमेंट, सरेंडर मतलब होता है कि आप भूमिदार हो, आपने गवर्नमेंट से लैंड ली, और आप अब वॉलंटरी गवर्नमेंट को वापस वो प्रॉपर्टी, जो भी लैंड या फिर प्रॉपर्टी आपने ली थी वो आप उसको गवर्नमेंट को दोबारा ट्रांसफर करो, या फिर जो रियल ओनर, किसी रियल ओनर से आपने प्रॉपर्टी ली थी आप उसको दोबारा ट्रांसफर करो। ये पॉजिटिव एक्ट होता है, यहाँ पे आप इंटेंशनली बताते हो, सॉरी वॉलंटरी बताते हो, और रिटर्न में होता है ये चीज़ें कि मैं अब ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं, इस तरीके से आप इसे कहते हैं सरेंडर। अबेंडनमेंट मतलब होता है कि वो भी वॉलंटरी होता है, आप जानबूझ के उस प्रॉपर्टी पे कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल लापता हो चुके हो और आपका रेंट बहुत टाइम से बाकी है, तो इसे कहते हैं अबेंडनमेंट, ना तो यूज़ कर रहे हो ना तो आप रेंट पे कर रहे हो। सरेंडर एक वॉलंटरी एंड अफर्मेटिव एक्ट बाय द टेनेंट थ्रू व्हिच दे गिव अप देयर टेनेंसी राइट ऑफन बाय द रिटन नोटिस और म्यूचुअल एग्रीमेंट, बहुत इजी लिखा हुआ है। अबेंडन मतलब होता है नॉन वॉलंटरी होता है, इम्प्लाइडली होता है, इम्प्लाइड एक्ट होता है, जहाँ पे आप अपने एक्शन से शो करते हो, बोल के शो नहीं करते हो। टेनेंट लीव्स द लैंड अनयूज्ड और अनपेड एंड सिग्नलाइजिंग द इंटेंट टू रिलीविंग, अपना इंटेंट शो करते हैं बाय द एक्ट नॉट बाय द वर्ड, बाय द एक्ट अपना इंटेंट शो करते हैं कि हमें अपने राइट्स रिलिंग्विश कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ठीक है, सरेंडर बाय आसामी, देखो 3 वर्ड अभी तक हमने पढ़े, एक तो पढ़ा है हमने भूमिदार, एक पढ़ा है आसामी, और अभी तक 2 ही पढ़े, आगे पढ़ेंगे, एक वर्ड और है। ठीक है, एक होता है भूमिदार, एक होता है आसामी। आसामी भी एक तरीके से आप बोल सकते हो टेनेंट ही होता है, किराएदार ही होता है, जो क्या करता है, जो भूमिदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं, वो आगे फर्दर ट्रांसफर करते हैं, तो जो फर्दर ट्रांसफर करते हैं कई बार आसामी या फिर किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, जिसको टेनेंट बोलते हैं, किराएदार बोलते हैं। ठीक है, तो आसामी मतलब सिंपल मीनिंग में बोलो तो टेनेंट। ठीक है, किराएदार जो भूमिदार लोगों से रेंट लेते हैं और उनको अपने यूज़ करते, कल्टीवेशन करते हैं, या फिर उस पे कुछ प्रोडक्शन करते हैं, और वो बदले में कुछ अपने पास रखते हैं और कुछ भूमिदार को देते हैं, या फिर कुछ पैसा
उससे प्रोड्यूस करके अपने पास रखते हैं और कुछ भूमिदार को देते हैं। तो सरेंडर आसामी भी सरेंडर कर सकता है। व्हेन द आसामी सरेंडर, दे उनको रिटर्न नोटिस देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, एंड सीज फ्रेमिंग और यूजिंग द लैंड देयर आफ्टर, कि आप उस लैंड को दोबारा यूज नहीं करोगे। जो भी आपका टेनेंसी जो राइट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी, उस लैंड को किसी और दूसरे को किराए पे दे सकता है, एंड टेनेंट जो है वो रेंट के लिए लायबल रहेगा अप टू द जब ट्रांसफर हुआ उसके बाद से नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टी शेप में सरेंडर एंड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का डिफरेंस दिया हुआ है। अमेंडमेंट बाय द होल्डिंग, ठीक है। हम्म। वही चीज लिखी हुई है सेम। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका रियल ओनर नहीं पता चलता, या फिर कहते हैं ना कि बेनामी प्रॉपर्टी है, उसका कौन रियल ओनर है। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है गाँव में है, काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, वहाँ पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली। वो गवर्नमेंट को ही चली जाती है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को, जो वो चली जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है टू द ग्राम पंचायत और द गवर्नमेंट, बिकॉज द टेनेंट जो किराएदार था वो डाइड है विदाउट एनी लीगल है। टेनेंट किराएदार ने प्रॉपर्टी ली थी गवर्नमेंट से, अब वो नहीं रहा और उसको कोई भी लीगल है नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को चली जाएगी। इसी प्रोसेस में होता है इस चीज। इफ अ समवन होल्डिंग लैंड फ्रॉम द पंचायत, पंचायत की लैंड होल्ड कर रहा था एंड वो बंदा मर गया, नो, उसका कोई लॉफुल जो है नहीं है, एंड द लैंड रिवर्ट बाय द लॉ टू द कम्युनिटी बॉडी। भूमिदार या फिर आसामी होल्ड कर रहा था लैंड को, ग्राम पंचायत की लैंड में होता है ना, गवर्नमेंट की लैंड या फिर ग्राम पंचायत की लैंड, या फिर किसी ऐसे बहुत ही रिच पर्सन की बहुत सारी लैंड लैंड थी, वो यूज़ कर रहे थे, और किसी पर्सन ने उसको लैंड को रेंट पे लिया था भूमिदार से, आसामी से, या फिर किसी ग्राम पंचायत से या स्टेट गवर्नमेंट से, एंड वो जो पर्सन जिसने रेंट पे लिया था वो बंदा नहीं रहा, उसको कोई भी लीगल है नहीं है इस दुनिया में, तो वो प्रॉपर्टी वापस गवर्नमेंट को जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेट। नो हेयर कम्स फॉरवर्ड विद इन 3 साल तक कोई भी हायर नहीं आता है। आफ्टर द रेवेन्यू ऑफिसर टेक्स द पोजीशन और अ प्रोस्पेक्टिव क्लेममेंट सूट इज डिसमिस्ड एंड 1 ईयर लिमिट हैज पास। ठीक है, द लैंड इज डीम्ड वेस्टेड एंड पंचायत गवर्नमेंट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑनवर्ड, पंचायत के पास वो जो प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। क्लासेस ऑफ टेन्योर देख लेते हैं। क्लासेस ऑफ टेन्योर दो अलग अलग टाइप ऑफ टेन्योर दिया हुआ है। टेन्योर का मतलब होता है होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्वेश्चन देख चुके हैं। रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी देख लेते हैं। रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड मतलब होता है कि जो अभी उस डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा है, कौन से किस एरिया में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने कितने गज की है, ठीक है, कौन सा एरिया जो है वो कैनल के लिए है, कौन सा एरिया है जो गवर्नमेंट का है, कौन सा एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कौन सा एरिया है जहाँ पे पोन्ड्स है, तालाब है, एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे, तो ये सारा कुछ एक मैप में शो होता है। उसी मैप को ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड के पास, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी सारी चीज़ें रहती है। इसी को जब हम चेंज करवाने के लिए जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि हमारा जो मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर हमारा मैप से अलग है, या मैप में अलग गिवन गिवन शो हो रहा है, तो चेंज करवाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड बोलते हैं। या फिर आपका जो खसरा नंबर है या फिर आपका प्लॉट नंबर है वो अलग है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अलग है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो आपका अलग है, हो सकता है ना चेंज हो सकता है बिल्कुल। द रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड की बात वही बोलता है, टू इंश्योर द विलेज मैप एंड रिकॉर्ड ऑफ द राइट, रिकॉर्ड ऑफ द राइट मतलब गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है जिसको खतौनी बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, मैप करेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वे ऑपरेशन करेगा, उसके बाद फील्ड चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएगी, और मेजरमेंट होगा ओल्ड मैप और न्यू न्यू मैप में कंपैरिजन किया जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं है तो ठीक है, अगर चेंज है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। टेस्ट एंड वेरिफिकेशन, तहसीलदार एग्जामिन करेगा एंट्रीज इन द रिकॉर्ड मैप्स एंड खसरा, उसके बाद जो भी क्लैरिकल एरर होगा, छोटा मोटा एरर होगा या फिर कुछ ज़्यादा एरर होगा तो उसको चेंज किया जाएगा, और मैप को करेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को रिकॉर्ड को। गवर्नमेंट का जो मैप होगा उसी को बेसिस पे तुम देखेंगे ना कि कौन सा एरिया कितना है, और कितना गवर्नमेंट का एरिया, कहाँ तक गवर्नमेंट का एरिया, कहाँ तक नहीं है गवर्नमेंट का एरिया, तो ये सब होना बिल्कुल जरूरी है। रिविजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड, सबसे पहले मैप का एरिया का सर्वे होगा, उसके बाद मैप एरिया का सर्वे किस लिए, मैप के करेक्शन के लिए करवाए जाएंगे। टेस्ट एंड वेरिफिकेशन तहसीलदार साहब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। पब्लिक नोटिस भेजा जाएगा ड्राफ्ट इंटेंडेड अपडेट्स के लिए कि ये जो गवर्नमेंट है वो मैप करेक्शन कर रही है, आप आके बता दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड लैंड होल्डर या फिर उस एरिया के जो भी पार्टीज होंगे, जो भी लोग होंगे, वो उनको कोई डिस्प्यूट होगा या उनको कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो आगे बता सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन होगा आपको 21 डेज में आपको
नायब तहसीलदार के पास फाइल करना है। रेजोल्यूशन बाय द नायब तहसीलदार, हियरिंग द बोथ साइड को सुना जाएगा, करेक्ट माइनर मिस्टेक है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, रिकंसल किया जाएगा वो कंसिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एस्केलेशन विद असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैप के टाइम पे, करेक्शन के टाइम पे अगर कोई लगता है कि कोई पर्सन अनऑथराइजली ऑक्यूपाई करके बैठा हो किसी प्रॉपर्टी को, उसको इन्वेक्ट किया जाएगा। अपील 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। कोई भी अग्रीड पर्सन है जो नैब तहसीलदार के ऑर्डर से अग्रीड है तो रिकॉर्ड अपील टू द रिकॉर्ड ऑफिसर के पास आप अपील कर सकते हैं। फाइनलाइजेशन अपॉन द कंप्लीशन रिकॉर्ड आर फाइनलाइज एंड न्यू मैप्स एंड खातून इज इशूड। अगर किसी विलेज के पास कोई मैप है ही नहीं तो उनका मैप पहले बनाया जाएगा। रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ लैंड, अगर गवर्नमेंट का कोई लैंड था, उसके ऊपर कोई आपने लैंड गवर्नमेंट की ली हुई थी और उसके ऊपर कोई चार्जेस पेंडिंग है, आपको कुछ पे अमाउंट पे करना था, रेंट पे करना था या फिर कुछ भी करना था, आपने पे नहीं किया, जिसको अरियर बोलते हैं, उसका रिकवरी जो है वो लैंड ऑफिसर्स जो है, तहसीलदार कलेक्टर है, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिवेन्यू रिकवरी, सॉरी, रेवेन्यू रिकवरी प्रोसीजर जो होगा उसके थ्रू ये जो रिकवरी हो सकती है। ठीक है, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पे सबसे पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा, तहसीलदार आपको फॉर्मल डिमांड नोटिस भेजा जाएगा कि कृपया करके आप जो भी रेंट है या फिर जो भी अरियर ऑफ अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसको आप पे कर दीजिए। स्पेसिफाइड टाइम बताया जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट बताया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बताया जाएगा, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी उस नोटिस में। ठीक है, उसके बाद सर्टिफाइड अर्लियर रिपोर्ट डिफॉल्टेड डू आर रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल सर्टिफिकेट एंड व्हिच ऑथराइज द कलेक्टर टू बिगिन रिकवरी। अगर नहीं पे करता तो आप रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड रिकवरी के कुछ मेथड है। सबसे पहले पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं प्रिजन में, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उसके बैंक अकाउंट को सीज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सैलरी अगर कुछ है तो उसको सीज कर सकते हैं। हाँ, सैलरी में एक ना बेसिक रूल है, अगर जो बेसिक जो सैलरी है ना पर्सन को अपनी जीविका चलाने के लिए चाहिए होता है उतना अमाउंट वो रहने देंगे, बाकी का जो ऊपर का अमाउंट होता है वो सीज कर लेते हैं। रिकवरी ऑफ मेथड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तहसीलदार या फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो लोग हैं, अगर उनको क्या करना है, अगर उनको अपना अरियर या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवर करना है तो वो किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवरी के मेथड है अरेस्ट द पर्सन, अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, आप उसको प्रिजन में अटैच कर सकते हो, उसकी लीज अटैच कर सकते हो, ये एंड लीज ऑफ होल्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द सेल ऑफ होल्डिंग, अगर उसकी होल्डिंग है उसको अटैच कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। अटैचमेंट ऑफ द सेल ऑफ अदर इवन प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एक रिसीवर भी अपॉइंट किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को टेक केयर करने के लिए, जब तक उसकी प्रॉपर्टी सारी सोल्ड ऑफ नहीं हो जाती है, रीपेमेंट नहीं हो जाती है सारी लाइबिलिटीज का। उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है रीपेमेंट के बाद तो वो सरप्लस उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूल प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। ठीक है, जो भी अटैच किया जाएगा उसको उसको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, उससे जो भी रिकवरी होगा उसको रिकवरी से सेट ऑफ किया जाएगा, उसके बाद जो भी सरप्लस अमाउंट होगा उसको रिफंड किया जाएगा। बिक्वित ऑफ बाय द भूमिदार, बिक्वित बाय भूमिदार मतलब होता है कि आप बिक्वित मतलब होता है कि आप किसी को बिक्वेस्ट, मतलब होता है कि आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो बाय द विल। बिक्वेस्ट इज अ गिफ्ट ऑफ लैंड इंटरेस्ट मेड थ्रू रजिस्टर्ड विल आफ्टर द डेथ। आफ्टर द डेथ जो भी जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है उसे कहते हैं नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के पास, भूमिदार अगर कोई है जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट है तो उसके पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अगर है या फिर कोई असामीज है वो एलिजिबल नहीं है बिक्वेस्ट के लिए। वह बिक्वेस्ट लिखा हुआ है, बिक्वेस्ट आना चाहिए उसे, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। रिक्वायरमेंट फॉर द वैलिड बिक्वेस्ट, राइटिंग में होना चाहिए, दो विटनेस अटेस्ट करेंगे और रजिस्टर्ड होगा लीगली इन्फोर्समेंट के लिए। खतुई क्या होता है, खतुई में ऑलरेडी बता चुका हूँ। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है जहाँ पे गवर्नमेंट मेंटेन करती है किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसका कितने यार्ड का प्रॉपर्टी है, कितना उसको रेंट, उसको जो है उसने अपना जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे किया हुआ है कि नहीं पे किया हुआ है, कितने टाइम से उस लैंड को परचेज किया हुआ, कितने टाइम से उस लैंड को रह रहा है, पहले कौन ओनर था, उससे पहले कौन ओनर था उस प्रॉपर्टी का, ये सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, इसी को बोलते हैं खाता। खाता अगर आपको खाते चेंज करवाना है तो सबसे पहले आप जो भी चेंज का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, मोटेशन होगा या सेल डीड होगा, जो भी आपका टाइटल डीड होगा, वो आप उसको गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास लेके जाओगे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद अपडेट कर देगा रिकॉर्ड को। अगर कोई माइनर कनेक्शन है तो वो भी
सॉरी, माइनर कनेक्शन क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट किया जाएगा, जो भी एनुअल रजिस्टर है खातूनी है उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर ऑनलाइन डेटा मेंटेन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में तो ऑनलाइन जो भी डेटा है वो शो किया जाएगा। माइनर कोई कनेक्शन करेक्शन है तो आप लेखपाल से रिक्वेस्ट करके उसको आप चेंज करवा सकते हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नोटिस के बाद, नोटिस इशू करने के बाद, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, उसको उसकी हियरिंग की जाएगी और उसको रिजॉल्व किया जाएगा रिकन्सिलेशन के थ्रू। फाइनल ऑर्डर जो भी होगा कलेक्टर या तहसीलदार पास कर सकते हैं। ठीक है। और एक किसान बही देते जाए। किसान बही एक तरीके से पासबुक होता है जहाँ पे आपकी डिटेल सारी शो हो रही होती है। म्यूटेशन, ये जो खातूनी चेंजेस जरूरी है। सपोज आपने कोई लैंड परचेज किया और अपने खातूनी को चेंज ही नहीं करवाया, म्यूटेशन करवाया ही नहीं। अगर म्यूटेशन नहीं करवाओगे तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो अभी भी पहले वाला ओनर ही शो हो रहा होगा, न्यू ओनर शो हो आपके पास भले ही सेल डीड है, सेल डीड में न्यू ओनर की डिटेल है बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, तो खातूनी करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हु इज असामी? असामी कौन होता है? असामी मतलब क्या होता है कि भूमिदार ने लैंड गवर्नमेंट से लिया, स्टेट गवर्नमेंट से लैंड ली, उसको फर्दर सबलेट कर दिया। जो सबलेट जब करते हैं ना तो असामी को या फिर लोकल विलेजर्स को, तो उन्हीं को असामी कहा है, असमी कहा जाता है। इज अ टेनेंट विद लिमिटेड, इनके पास साइट जो होता है लिमिटेड होता है। अगर भूमिदार ने लैंड इनको दी है तो ये फर्दर आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी भी मीडियम के थ्रू। नॉन ट्रांसफरेबल होता है, हेरिटेबल ओनली बाय द, हाँ सक्सेशन के थ्रू जो लैंड वो ट्रांसफर हो सकती है। सेल मॉर्गेज अलाउड नहीं होता। ग्राउंड्स ऑफ इजेक्शन, इनसे जो प्रॉपर्टी, जो भूमिदार ने इनको जो प्रॉपर्टी दी थी, जो लैंड इनको दिया था, उनसे खाली भी करवाया जा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड से जहाँ पे इनसे इजेक्टमेंट करवाया जा सकता है। आसामी कैन बी द इजेक्टेड ओनली थ्रू द रेवेन्यू सूट प्रूवन ग्राउंड्स लाइक उनका जो टर्म था, जिस टर्म के लिए उन्होंने आसामी ने लैंड ली थी भूमिदार से, वो टर्म एक्सपायर हो गया है। वो जो लैंड का जिस पर्पस के लिए आपको लैंड दिया गया था, आप उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए आप उस लैंड का यूज़ कर रहे हो। एक साल से ज़्यादा हो गया, आपने अभी तक रेंट पे नहीं किया। अनऑथराइज ट्रांसफर कर दिया आपने किसी और को, विच अलाउड नहीं था। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, जो आपका टेन्योर था लैंडलॉर्ड, जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका है अंडर द लॉ, और लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, वो अपनी जो लैंड है वो वापस रिकवर कर रहा है। इसे बोलते हैं आसामी। विक्रम ने लैंड लीज पे leeway for the 3 years. After the term, the continuous farming and stop the paying rent. The leading to the arrears of and a 30 days notice from the landlord. गीता फाइल सूट। ठीक है। विक्रम ने लैंड लिया हुआ था किसी से, लैंडलॉर्ड से, और उसने 3 साल तक का लिया था। उसके बाद भी वो उस पर फार्मिंग वगैरह कर रहा था, उसने रेंट पे नहीं किया, 30 डेज का नोटिस भी मिला उसको। उसके बाद गीता जो लैंडलॉर्ड थी उन्होंने उनके ऊपर सूट फाइल किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टार्टिंग में भी हमने देखा था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होती है रेवेन्यू कोर्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, जिसके पास आप अपील कर सकते हो। वो जो ऑर्डर है, कलेक्टर ने जो ऑर्डर दिया, कमिश्नर जो ने जो ऑर्डर दिया, या फिर तहसीलदार ने जो ऑर्डर दिया, उसको सेटिसाइड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और कंफर्म कर सकती है। जो अग्रीड पर्सन इनके ऑर्डर से, तहसीलदार के ऑर्डर से, कलेक्टर के ऑर्डर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी होती है रेवेन्यू कोर्ट में, रेवेन्यू मैटर्स में, and it supervise and control the entire revenue administration, act as a top most appellate and revision authority. सेक्शन 4 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एस्टेब्लिशमेंट एंड उनके पावर के बारे में। फंक्शन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेट करती है, सुपरवाइज करती है, उनसे नीचे की जितनी भी अथॉरिटीज है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, उसके बाद तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, तो इनकी फंक्शनिंग को, इनकी वर्किंग को एडमिनिस्ट्रेट करना, सुपरवाइज करना, चेक करते रहना, ये काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। अपीलेट अथॉरिटी होती है। अपीलेट अथॉरिटी मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, अपील एंड रिवीजन पावर भी होती है। अगर कोई लोअर अथॉरिटी जैसे कलेक्टर या फिर नायब तहसीलदार ने कोई ऑर्डर पास किया, उसको रिवाइज करना है, चेंज करना है, सेट असाइड करना है, मॉडिफाई करना है, कंफर्म करना है, तो ये कौन कर सकती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको बिल्कुल कर सकते हैं। जुडिशियल पावर होती है, इनके पास जो पावर होती है सेम लाइक सिविल कोर्ट होती है, बट जो नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लैरिफिकेशन गाइडेंस निकाल सकते हैं, किसी भी मैटर के ऊपर कुछ नया रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन निकालना है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल नोटिफिकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म, ताकि सारे लोग यूनिफॉर्म प्रैक्टिस फॉलो करें। हो सकता है ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कुछ और फॉलो हो रही है, प्रोसेस म्यूटेशन का प्रोसेस कुछ और है, सक्सेशन का प्रोसेस कुछ और है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए क्लैरिफिकेशन गाइडेंस बता सकती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फाइनल अथॉरिटी होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंसिडर्ड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो बोल दिया उसको मानना ही पड़ेगा। अगर हाँ उससे भी अगर आप ना खुश हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो फिर।
यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, देख लीजिएगा। और केस देख लेते हैं, एक बार रामप्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 का केस है। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऑर्डर पास किया था, एक पर्सन था जिसका नाम जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से जो खातूनी है उससे मिस्टेकनली या फिर रॉन्गफुली रिमूव कर दिया गया, गलती से रिमूव हो गया था, बाद में उसको री इन्फोर्स किया गया, और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पावर है उसको यूज़ करते हुए उसको दोबारा से लैंड रिकॉर्ड में रखा गया। बाउंड्री डिस्प्यूट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब होता है कि आपकी जो बाउंड्री है, जो लैंड की बाउंड्री है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ हो रहा है, फिर एक्चुअल में ज़्यादा है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कम है, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट, या फिर आपके नेबर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि हमारी जो बाउंड्री है उसका कुछ पोर्शन आपने रख लिया है, इस तरीके से कोई डिस्प्यूट है। फार्मर आपस में बाउंड्री करते हैं, कहते हैं ना कि खेती करते 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 कुछ एरिया आपने अपने अंदर उसको कवर कर लिया, अपनी खेती के अंदर कवर कर लिया, इस तरीके से हो सकता है। डिवीजन, फैमिली का जब बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है, उस टाइम पे भी कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट, तो उन्हीं को कहते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब होता है लैंड बाउंड्री related disputes. A boundary dispute refers to the conflict between the neighboring landholders or villages regarding the incorrect or unclear demarcation of the land boundaries. The issue arises due to the lack of fencing और visible boundaries, से फिर मार्कर का ना होना, प्रॉपर होता है ना कि आपने बाउंड आपकी जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ आपने अच्छे से सीमेंट से, पत्थर से उसको जो डिमार्केशन प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिमार्केशन किया हो, अगर ऐसा नहीं है तो बाउंड्री डिस्प्यूट आ सकती है। लैंड सर्वे के टाइम में कुछ एरर है, एनक्रोचमेंट बाय द नेबरिंग फार्मर, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बाउंड्री डिस्प्यूट आ सकता है। सेक्शन 24 ऑफ द कोड डिस्क्राइब करता है बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, जो लीगल फ्रेमवर्क बताता है। अगर आपको बाउंड्री डिस्प्यूट है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट। प्रोसीजर देख लेते हैं सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सेटलमेंट के लिए क्या प्रोसीजर, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट। जो भी लैंड होल्डर होगा, लैंड ओनर होगा या फिर टेन्योर होल्डर होगा, सॉरी, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करेगा तहसीलदार को या फिर नायब तहसीलदार को बिफोर द। अपने अपने एप्लीकेशन के साथ आप अपना प्रूफ दोगे क्या मेरी प्रॉपर्टी का जो एरिया वो किस कितना है, जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे, नेचर ऑफ डिस्प्यूट बताओगे, किस तरीके का डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या सारी चीज़ें आप प्रूव करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो तहसीलदार एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जैसे कहते हैं ना ऊपर ऊपर से देखना, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चेक करेगा, उनका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सारा कुछ देखने के बाद उसको लगेगा कि हाँ डिस्प्यूट है, तो वो अनदर पार्टी, जो सामने वाली पार्टी, दोनों पार्टी को क्या करेगा, नोटिस भेजा जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, और इस दोनों पार्टी को नोटिस देके बुलाया जाएगा, और एक डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी कौन सी डेट पे आपको इशुएंस ऑफ नोटिस। थर्ड स्टेप है इशुएंस ऑफ नोटिस। सेकंड स्टेप है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको लेखपाल बोलते हैं, वो विजिट करेगा, साइट पे इंस्पेक्ट करेगा बाउंड्री डिस्प्यूट, एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के तहसीलदार को सबमिट करेगा। थर्ड स्टेप में इशुएंस ऑफ नोटिस, तहसीलदार या फिर असिस्टेंट कलेक्टर नोटिस भेजेंगे दोनों पार्टी को एक स्पेसिफाइड डेट पे बुलाया जाएगा, और दोनों को अपना अपना डिफेंस रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद साइंस साइट इंस्पेक्शन होगा एंड हियरिंग होगी, नायब तहसीलदार एंड तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर कंडक्ट करेंगे साइट इंस्पेक्शन, वहाँ पे जाके देखा जाएगा, एक्चुअल में लैंड को मेजर किया जाएगा एंड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से और उनके जो डिफेंसेस हैं उनके साथ उसको मैच किया जाएगा। उसके बाद दोनों पार्टी को पहले तो कंसोलिडेशन अटेम्प्ट के थ्रू दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, उनकी सहमति से उन्हीं से पूछा जाएगा बताइए क्या आप लोग चाहते हैं। कंसोलिडेशन अटेम्प्ट किया जाएगा, ऑफिसर में अटेम्प्ट द कंसोलिडेशन म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। अगर जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होता है तो पहले कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो ऑफिसर डिसीजन ऑर्डर, एक रैशनल ऑर्डर पास कर देगा और वो उनको मानना पड़ेगा। बाउंड्री मार्क जो है उसके बाद एक बाउंड्री मार्क या फिर स्टोन पिलर टाइप का कुछ फिक्स कर दिया जाएगा और एक बाउंड्री बना दी जाएगी उसकी। ये जो ऑर्डर होगा रेवेन्यू ऑफिसर को फाइनल ऑर्डर होगा। अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अग्रीव्ड है कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर से तो वो अपील फाइल कर सकते हैं सब डिवीजन ऑफिसर के। उसके बाद उसके ऊपर अपील जाती है कमिश्नर के पास, कमिश्नर के ऊपर से ऊपर ऊपर अपील जाती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। ये केस लॉ से एग्जांपल थी, आप देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन ग्रांट। कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन ग्रांट दोनों अलग अलग है। जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट जो है रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कैंस बनाना है, रेलवे ट्रैक लाइन बिछानी है, कुछ भी करना है, तो अगर पब्लिक लैंड उसमें जाती है, पब्लिक की लैंड को अक्वायर करती है गवर्नमेंट, तो बदले में कुछ अमाउंट देती है गवर्नमेंट को। अगर वो अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म में है तो उसको कंपनसेशन कहेंगे। मॉनेटरी फॉर्म में सिर्फ मॉनेटरी अमाउंट है और कुछ नहीं दे रहे हो लैंड के बदले में, उनसे लैंड ले रहे हो, बदले में 10 लाख रुपीज़ उनको दे रहे हो उस लैंड का, उसे कहते हैं कंपनसेशन।
ऑन द अदर हैंड रिहैबिलिटेशन ग्रांट मतलब होता है, रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो होता है वो कंपनसेशन से वाइडर टर्म होता है। रिहैबिलिटेशन ग्राउंड में ग्रांट में सिर्फ रिहैबिलिटेशन ग्रांट में सिर्फ कंपनसेशन का अमाउंट नहीं होता, कंपनसेशन के अमाउंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने कोई लैंड अक्वायर की किसी पर्सन से, उसको 10 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन मिला लैंड के बदले में, उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिली, जॉब मिल सकती है, कहीं पे उसको घर मिल सकता है, कुछ एडिशनल कैश मिल सकता है, उसको उसकी जो डेली लाइफ की चीज़ें हो सकती है वो मिल सकती है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट साथ में कंपनसेशन के साथ दे सकती है। तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट हम बोल सकते हैं एक वाइडर टर्म है देन द कंपनसेशन। कंपनसेशन इज अ मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट और acquiring authority to hold whose land is acquired or taken for a public purpose such as the construction of roads, dams, government building, railway lines, etc., etc. It is a legal right under the land acquisition laws. UK Revenue Code under the code is given to the insured that the affected landowner is not left without the value for the land taken. I'm sorry. रिहैबिलिटेशन ग्रांट क्या होता है? रिहैबिलिटेशन ग्रांट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लैंड वैल्यूज बट रिकवर्ड टू कवर द लिवलीहुड लॉस एंड हाउसिंग एजुकेशन रीसेटलमेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल की टी शेप में बिल्कुल लिख के आना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसका तो एग्जांपल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने 5 एकड़ लैंड राम की एक्वायर की, उन्होंने उसको 10 लाख रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन दिया, साथ में 2 लाख रुपए और दिए, एक प्लॉट दिया रिसेटलमेंट कॉलोनी में और उसके बेटे को एक जॉब मिली एज अ रिहैबिलिटेशन ग्रांट। हायर ऑफ द मेल भूमिदार क्या होता है? जब मेल भूमिदार जो होता है, जो भूमिदार होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है भूमिदार में, अगर वो नहीं रहता है, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने जो उसके पास जो लैंड है वो उसका वारिस कौन हो जाएगा, उसका ओनर, उसका मालिक कौन कौन हो जाएगा? उसका जो बेटा होगा, उसका जो हायर होगा उसके मरने के बाद। अब हायर की जो डेफिनेशन है, लीगल हायर, लीगल हायर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी वाइड है। डेफिनेशन को एक बार समझते हैं। तो हायर मतलब समझ आया कि कोई भी भूमिदार है जो नहीं रहा, अब उसके बाद उसकी जितनी भी लैंड है उसका ओनर, उसका सक्सेशन किसको दिया जाएगा, इसी को कहते हैं हायर ऑफ द भूमिदार। सेक्शन 108 ऑफ द कोड डिफाइन करता है सक्सेशन ऑफ द लैंड हेल्ड बाय द मेल भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। ऐसे लैंड था उसके बाद जिसका ट्रांसफरेबल राइट है। सक्सेशन इज ए नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट होता है विदाउट अ विल। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जीक्यूट होते हैं आफ्टर द पर्सनस डेथ। पर्सन के डेथ के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसको बोलते हैं, सॉरी, उसे कहते हैं नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर मेल भूमिदार नहीं है तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? सबसे पहले अगर उसका बेटा है तो उसके बेटे को जाएगी, उसका बेटा नहीं है तो उसकी पत्नी जो है उसको जाएगी, उसकी पत्नी भी नहीं है, अगर नहीं है तो है, अगर है तो सबसे पहले सन को जाएगी प्रॉपर्टी, नहीं है तो उसकी उसकी जो पत्नी है उसको जाएगी, अगर उसकी पत्नी भी नहीं है तो उसकी डॉटर है उसको जाएगी। अगर उसकी डॉटर ये फर्स्ट क्लास है जहाँ पे सक्सेशन होगा मेल भूमिदार की प्रॉपर्टी का, सारी प्रॉपर्टी का उसके वारिस को, जो उसकी उनकी लीगल हेयर को जाने वाली। अगर डॉटर भी नहीं है तो उनकी मदर है तो उनको जाएगा। अगर ये चारों लोग नहीं हैं, तो अगर उनके फादर हैं तो उनके फादर को जाएगा। अगर फादर भी नहीं है तो सन्स का सन, मतलब अगर उसका पोता है तो उसको जाएगा। सन्स की बहू, उसका अगर कोई सन्स विडो, अगर बेटे की बहू है उसको जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर पोती को जाएगा। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो लीगल है वो जाएगा। अगर ये लोग नहीं है तो जाएगी, अगर सन है तो सन को ही जाएगी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि आधा आधा बटेगा, नहीं। हाँ, बट जो फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन में सन, विडो, डॉटर एंड मदर उसकी, इनमें जो प्रॉपर्टी होगा इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, दे ऑल इनहेरिट दैट साइमल्टेनियसली एंड इक्वली। वही सारे लोग नहीं है तो ब्रदर ब्रदर्स के सन, ब्रदर्स की जो बहू है उसको जाएगा। पैटर्नल अंकल, मामा, अंकल, सन, ऐसे इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो गवर्नमेंट के पास द अदर लीगल हायर बेस्ड ऑन द पर्सनल लॉ के बेसिस पे ट्रांसफर की जाएगा। अगर नहीं है फिर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। पॉइंट टू बी रिमेंबर यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें उनमें जो ऑल द नेचुरल हेयर्स शेयर इक्वली अनलेस देयर इज अ विल और लीगल, अगर लीगल डॉक्यूमेंट, अगर विल है कि कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से होगा, अगर नहीं है तो इक्वली डिवाइड होगा। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली है, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली सारे लोग डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगा वो को पर्सनल जो जितने भी मेंबर होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली में उनको डिवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस लोग देख लेते हैं एक बार। कलावती देवी स्टेट ऑफ यूपी
कोर्ट ने बताया कि द राइट ऑफ द डॉटर्स इन द एग्रीकल्चर लैंड सक्सेशन अंडर द कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द जेंडर इक्वालिटी के लिए। हाँ, किस लो देख लिया, एक और देख लेते हैं, हरिराम वर्सेस रामचरण। इसमें बताया गया था इट वाज क्लैरिफाइड दैट द अडॉप्टेड चिल्ड्रन होल्ड द इक्वल राइट टू द इनहेरिटेड लैंड एज पर द हिंदू एंड रेवेन्यू लॉस। क्वेश्चन 16 बताने की जरूरत है नहीं मेरे को, एग्रीकल्चर क्या होता है। एक बार गाँव कंसोलिडेटेड गाँव फंड देख लेते हैं। गाँव फंड मतलब एक ऐसा गुल्लक या एक ऐसा फंड बनाया जाता है जो गाँव के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके जो भी ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको अगर स्कूल चाहिए तो स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल चाहिए स्कूल में हॉस्पिटल बनाने के लिए, अगर कोई कुआँ चाहिए, टैंक चाहिए, नल चाहिए, तो जो भी गवर्नमेंट विलेज के नीड्स होती है उनको बनाने के लिए एक फंड बनाया जाता है। उसी फंड को बोलते हैं गाँव फंड। उस फंड में जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो या तो जो जो भी विलेज में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं लोग, लैंड का जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है। और ये सारा कुछ ग्रांट, ये तो क्रेडिट अमाउंट होगा। अब डेबिट अमाउंट कहाँ पे, एक्सपेंस कहाँ पे होगा, मेंटेनेंस के लिए, विलेज के पास वेल्स, टैंक्स, सैनिटेशन, क्लीननेस के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, इन सारी चीज़ों के लिए हम गाँव फंड का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड कंसोलिडेटेड गांव फंड का मतलब होता है कि जहाँ पे एक विलेज इंक्लूड नहीं होता है, एक से ज़्यादा विलेज मिलकर क्या करते हैं, एक फंड कलेक्ट कर बनाते हैं। और वो जो फंड होता है वो उस एरिया का जो भी एस टी ओ होता है, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं या फिर तहसील लेवल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लॉक बोलते हैं या फिर तहसील लेवल होता है, वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। वो जो फंड है उस ग्रुप ऑफ विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे एक विलेज के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई फंड बनाए तो उसे एक विलेज फंड कहते हैं, फिर गांव फंड कहते हैं। अगर बहुत सारे सपोज हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी लाने वाले हैं, इस 4-5 गाँव को मिला, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, ये इस 4-5 गाँव को कनेक्ट करने वाला एक बाजार बनाने वाले हैं, एक रोड बनाने वाले हैं, तो उसका बेनिफिट सारे उस स्पेसिफिक जो आसपास के विलेजेस होंगे उनको मिलने वाला है। उनकी उनसे क्या करेंगे, अमाउंट इकट्ठा करेंगे और उनको बेनिफिट दे रहे हैं, इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड गाँव गाँव फंड। Multiple villages are merged together at the block or this level, help the planning for the joint development of the projects, like inter-village roads, shared water supply system, common markets, irrigation canals for the multiple villages. Sorry. कैन आई डिसेबल, कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है मेंटली फिर फिजिकली, क्या वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है क्या किसी को? देख लेते हैं। कोड में कोई स्पेसिफिक बार नहीं दिया, कोई पर्सन अगर डिसेबल है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल किसी को लीज पे दे सकता है। अगर पर्सन मेंटली इनकैपेबल है, मेंटली साउंड माइंड पर्सन नहीं है, तो कोर्ट उसके लिए एक पर्सन अपॉइंट करेंगे या फिर उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा उसके बिहाफ पे किसी को जो प्रॉपर्टी है वो लीज पे देगा। कैन लीज हिज एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग टू अनदर प्रोवाइडेड ही फॉलो द कंडीशन लेड ऑन द रेवेन्यू कोड। कंडीशन ये है कि अगर वो डिसेबल पर्सन है, मेंटली अनसाउंड है, तो उसका जो गार्जियन है अपॉइंटेड अंडर द लॉ मस्ट एक्सिक्यूट द लीज ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पे जो उनका गार्जियन होगा वो अपॉइंट करेगा। और जो लीज होगा फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही दिया जाएगा। कंडीशन देख लेते हैं, वैलिड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड है या फिर लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए देना है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए आप लीज पे दे रहे हो तो प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइटिंग में होना चाहिए। मेंटली अगर वो साउंड माइंड पर्सन है, डिसेबल पर्सन इज मेंटली साउंड है, तो वो खुद ही साइन कर सकता है, नहीं तो जो उसका गार्जियन होगा, नेक्स्ट फ्रेंड होगा, वो साइन करेंगे, लीगल गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड। और व्हाट इज मर्जर, मर्जर क्या होता है, मर्जर मतलब क्या होता है कि जब मर्जर मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, बोल सकते हो कि जब कोई छोटा आदमी जो होता है, जो भूमिदार होता है या फिर जो आसामी होता है जिसने लैंड किराए पे ली होती है प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है और कुछ जिसको लैंड, जिससे लैंड ली हुई है वो उसको रिटर्न कर देता है। तो मर्जर क्या होता है कि जब वही पर्सन जो लैंड किराए पे जिसने लैंड ली हुई है वही पर्सन उस लैंड को जब अक्वायर कर लेता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूपी रेवेन्यू कोड में मर्जर कहा जाता है। दिस मीन्स द लोअर इंटरेस्ट मर्ज इनटू द हायर इंटरेस्ट एंड ओनली द सुपीरियर टाइटल। सपोज पहले आपके पास जो टाइटल था वो टेनेंट का टाइटल था, आप पहले टेनेंट थे, किराएदार थे। अब आपके पास ओनर का टाइटल आ गया, तो आपके पास दो टाइटल नहीं हो सकते, जो सुपीरियर टाइटल है वो आप होल्ड करोगे।
a situation where the right of the tenants or subtenant and because they become the owner of the owner और भूमिदार of the same land, इसी को बोलते हैं मर्जर। इफेक्ट ऑफ मर्जर क्या है, जो आपका पहला टेनेंसी का राइट, आप किराएदार थे पहले, आपका जो टेनेंसी का राइट है वो खत्म हो जाता है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं, आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, फर्दर रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। रिविजनरी राइट, वो राइट जो है दोबारा रिवाइज नहीं हो सकता, आप दोबारा उस लैंड के ओनर से दोबारा आप क्या नहीं बन सकते, टेनेंसी नहीं हो सकती, प्रीवियस जो आपका टेनेंसी राइट आपको दोबारा नहीं मिल सकता। रिवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको चेंज कराना पड़ेगा, पहले जो खातूनी था गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड था उसमें पहले वाला ओनर का नाम लिखा होगा, अब नए ओनर का नाम उसमें रखा जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ डुअल क्लेम, सेम पर्सन, एक ही पर्सन दो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं टेनेंट भी हूँ, मैं किराएदार हूँ, मकान मालिक भी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वैक्यूम प्रॉपर्टी क्या होती है। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, पार्टीशन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान के कुछ लोग यहाँ आ गए थे, तो पार्टीशन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के साथ साथ और भी कंट्री गए थे, या फिर अभी भी अगर कुछ लोग कंट्री छोड़ के जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इवैक्यूम प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है जो कि इंडिया में रह गई है, ठीक है, और उनका अब टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी को कौन अक्वायर कर लेता है, गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है। In simple words, if any person left the India during the partition and went to Pakistan or any other country, the land, house, or property, whether movable or immovable property, immovable property left behind them was considered as a vacant property. Government took the custody of it. Legal status, हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है ना, उसके बाद जो जो लैंड दे देती है, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आए थे, जो पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आए तो उनको रिफ्यूजीज कहा जाता है, रिफ्यूजीज को रहने के लिए जगह दी थी, जो लैंड जो लोग छोड़ के गए थे पाकिस्तान, उन्हीं लैंड को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने उन रिफ्यूजीज को दिया था रहने के लिए उस टाइम पे। एनुअल रजिस्टर क्या होता है, एनुअल रजिस्टर विलेज वाइज मेंटेन किया जाता है कि हर एक विलेज का एक प्रॉपर एनुअल रजिस्टर होगा जिसमें विलेज के लैंड के रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन सा लैंड किसका है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, कितने यार्ड की ज़मीन है, कितने लोग हैं उस ज़मीन के ओनरशिप, ओनर कितने कितने लोगों के पास है, कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ये सारा कुछ जो डिटेल है लैंड का विलेज वाइज, उसी को बोलते हैं एनुअल रजिस्टर। Annual registration is an official land record document maintained in every village that contain the detail about the name of the tenure holder, type of the tenure, I'm sorry, area, description of land, rent, revenue payable, कितना रेंट पे किया है, टाइप ऑफ क्रॉप, कौन सी जो फसल है उस लैंड पे जमीन पे उगाई जाती है, ये सारा जो डिटेल है उसमें मेंशन होता है एनुअल रजिस्टर में। पर्पस ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहे, फेयर रहे, और लोग अकाउंटेबल रहे अपने अपने चीज़ों के लिए, कि उनको पता रहना चाहिए ना कि मैं अगर किसी ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ या फिर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो जो ज़मीन है मेरी है या किसी और की है, उसका किस तरीके से यूज़ करना है, उसको अपने राइट्स एंड लाइबिलिटी का पता रहे। म्यूटेशन के लिए जब हम प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाते हैं तो उसके लिए भी पता रहना चाहिए कि जो लैंड है कोई उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सक्सेशन के टाइम पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, इस सब चीज़ों के लिए एक राइट भी है, एविडेंस ऑफ राइट भी होता है लोगों का। मेंटेनेंस प्रीपेड, उस गांव का जो लेखपाल होता है वो उसको प्रिपेयर करता है, और तहसीलदार उसको अपडेट करता है, और ऑल्सो कॉल्ड एज खातूनी भी, जमाबंदी भी जिसको बोलते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं सारी चीज़ें। खुद कस्त क्या होता है, खुद कस्ट ऑफ लैंड क्या होता है, पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम होता था कि लोग क्या करते थे, लेबर को हायर करते थे, और खुद भी उस लैंड पे, और लेबर को भी हायर करके उस लैंड पे कल्टीवेशन करवाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, और उनको बदले में कुछ अनाज देते थे, और बदले में कुछ फ्रूट्स देते थे, या कुछ पैसे देते थे, या कुछ कपड़े देते थे, इस तरीके से जमींदारी सिस्टम चलता था। अब जो ज़मींदारी सिस्टम वो अबॉलिश कर दिया गया, उसको फोर्स्ड लेबर समझ के पहले लोग करवाते थे, अब क्या करते हैं, जब जो ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसके तहत उसको अबॉलिश कर दिया गया, ज़मींदारी नहीं है, बट अभी भी वो चीज़ खुद कष्ट के नाम से चलती है। लोग अभी भी क्या करते हैं, लैंड को किसी को रेंट पे दे देते हैं काम करवाने के लिए, इस तरीके से। अंडर पर्सनल कल्टीवेशन ऑफ द लैंड होल्डर हिमसेल्फ, वो खुद से भी कल्टीवेशन करता है। प्री जमींदारी सिस्टम अबोलिशन के बाद जो जमींदारी सिस्टम हो जाता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी इवन आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, द लैंड रिकॉर्ड एज अ खुद कस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द भूमिदारी राइट। भूमिदारी राइट क्या, भूमिदार भी लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं, खुद की बहुत सारी जो लैंड होती है आगे सबलेट कर देते हैं, उनको अपने लैंड पे ही मेहनत नहीं करवाते हैं, फोर्स लेबर काम नहीं करवाते, वो सबलेट करवा कर देते हैं कि ये जो लैंड है इस पे आप तुम लोग अपना जो भी करना आपको करो, बदले में मेरे को एक रेंट या फिर एक प्रॉपर जो कंसिडरेशन है वो मिल जाना चाहिए।
A person personally cultivate or manage through his labor or family labor or with a hired labor under the direct supervision. इसी को बोलते हैं खुद कास्ट लैंड. क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. डिफाइन द रेवेन्यू कोड. रेवेन्यू कोड क्या होता है? रेवेन्यू कोड मैंने बताया, जो लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं ना विलेजेस में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारा कौन हैंडल करता है? रेवेन्यू कोड हैंडल करता है. भूमिदर से रिलेटेड, टेनेंसी से रिलेटेड जो मैटर होता है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, बाउंड्री से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड, मैप अपडेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, म्यूटेशन करवाना है, सक्सेशन करना है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, ये सारा काम कौन करता है? रेवेन्यू कोड में होते हैं. प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं, सारे काम पे होते हैं रेवेन्यू कोड में होते हैं. ठीक है. एक फंक्शन है सिविल कोर्ट में ना जाके ये उनका एक अलग सा कोड बना दिया है रेवेन्यू कोड. ये कुछ हायरार्की है. सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उससे नीचे होता है कमिश्नर, उससे नीचे होता है कलेक्टर, उससे नीचे होता है एसटीओ जिसको हम बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, सबसे नीचे होता है तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार. फ्रूट बियरिंग ट्री मेरे को पढ़ाने की जरूरत है नहीं. फ्रूट बियरिंग ट्री मतलब एक ऐसा पेड़ या फिर ऐसा बागीचा जहाँ पे फल उगे हुए हैं उस ट्री पे, और वो सीजनल टाइम पे या फिर रेगुलरली उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बेचा जाता है. एडिबल फ्रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं फ्रूट बियरिंग ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटीज है? सेक्रेटरी जो होता है गांव का अपॉइंटेड सेक्रेटरी होता है, जिसका काम क्या होता है? वहाँ का जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, उनको मैनेज करना. सबसे पहले लैंड मैनेजमेंट कमेटी को फॉर्म करना, लैंड डिस्प्यूट को मैनेज करना होता है ना. गांव में एक सेक्रेटरी होता है जो लोगों के लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है विलेज लेवल पे. ठीक है. और जो जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है लोगों को, वहाँ के लोगों को, गाँव वाले लोगों को लीगल हेल्प चाहिए या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ये सारी हेल्प वहाँ पे वो सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है. ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होता है. Generally referred to the secretary of the land management committee or the village committee, has an important responsibility toward the providing free and competent legal service provide करना, and provide the free and competent legal service to the person eligible under subsection 1 to ensure the representation before the revenue. ठीक है. रेवेन्यू कोर्ट एंड any other authority. कोई पर्सन है जो गांव का पर्सन जो रेवेन्यू अथॉरिटी जाना चाहता है, रेवेन्यू कोर्ट जाना चाहता है, तो उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड करना है या फिर कोई और हेल्प अगर उसको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करना. दिस मीन्स द सेक्रेटरी मस्ट आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल हेल्प. उसका काम क्या होगा? जो कौन कौन पर्सन है जो फ्री लीगल हेल्प के लिए एलिजिबल है, क्या उनको लैंड क्या उनको हेल्प चाहिए. ठीक है. गाँव वालों को नहीं पता है ना कि किस तरीके से रेवेन्यू कोर्ट जाना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करना है, तहसीलदार से कैसे मिलना है, कैसे बताना है. तो उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए. उस पर्सन को गांव विलेज लेवल पे, तो उस वो पर्सन कौन होगा? सेक्रेटरी होगा. सेक्रेटरी का काम क्या होता है? वो गांव के लोगों से तो कोऑर्डिनेट करता ही करता है, साथ में जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है जिन्होंने उसको अपॉइंट किया, उनके साथ वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. व्हाट इज फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस यूपी रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही इनकम्पिटेंट है, डिसेबल है, कोई वुमेन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, जिसको कोई लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते, लॉयर को हायर नहीं कर सकते, और फिर भी उनको लीगल सर्विसेज चाहिए, तो क्या होता है कि गांव विलेज लेवल पे ना एक ना फेयर बनाया जाता है. जैसे जॉब फेयर्स होती है जहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और लोगों को हायर करती हैं, ले जाती है. उसी तरीके से एक फेयर बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है या फिर एक ग्रुप बनाया जाता है लॉयर्स का. वो लोग क्या करते हैं? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गांव वाले लोगों को. उनके अगर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड है, पुअर है और मार्जिनल पर्सन है, जो जिनको फ्री हेल्प चाहिए बट वो किसी एक अच्छे क्वालिफाइड लॉयर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, उनके पास उतनी फीस नहीं है पे करने के लिए, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, गाँव लेवल पे, विलेज लेवल पे लोग क्या करते हैं? एक लीगल सर्विस, कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस का कैंपेन चलाते हैं एक तरीके से. Legal service under this section include the filing of suit and appeal revenue code, represented by the competent advocate, assistance in the understanding the legal process, assist the court documents and others.
फॉलोइंग द कैटेगरीज आर एलिजिबल। अगर कोई पर्सन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से है, कोई वुमेन है स्पेशली विडो, डिसेबल्ड पर्सन है, SC ST का कोई पर्सन है, एनुअल इनकम जो है प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, ऐसे पर्सन को हम फ्री लीगल एड दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टैब्लिश करती है, एक लीगल एड कमेटी बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे लॉयर्स होते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ये वाला कंसेप्ट कि एक बहुत गांव होता है, वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स आते हैं और जिसको जिसको भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है बताते हैं और उनको फ्री में लीगल एड्स मिलती है, लीगल सर्विसेज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल और केस को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन द यूज ऑफ होल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस। यूज ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो है, आपकी खुद की जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसको या तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप विदाउट परमिशन खुद की लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इट डील्स विद द डाइवर्जन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस आपका इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल कुछ भी हो सकता है। Agricultural land held by the bhumidar or the tenure holder can be converted for the use in industries like factories, warehouse open कर रहे हो, commercial purpose वहाँ पे आप shops, hotels वगैरह कर रहे हो, residential housing scheme या colony setup करने वाले हो आप। इसके लिए आपको ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। पहली बात तो आप डायरेक्ट ऐसा, आप खुद की लैंड है तो आप वहाँ पे फैक्ट्री ओपन करते हो नहीं, आपका जो एरिया का सब डिविजन ऑफिसर या कलेक्टर जो होगा आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। प्रोसीजर क्या, आपको कलेक्टर को एप्लीकेशन देना है, रिटर्न में अपने डॉक्यूमेंट्स बताना है, अपनी नीड को प्रूव करना है कि हाँ क्यों ज़रूरी है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेट करना या फिर कमर्शियल सेट करना। और उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी, इंस्पेक्शन की जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, गाँव से किस साइड में है, पोल्यूशन कितना एमिट करेगी, कितना कार्बन एमिट करेगी, सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। कितना आप वहाँ पे लैंड में वाटर यूज़ करने वाले हो, अ, उसके बाद रिसोर्सेज कितना आप अबॉलिश वो करोगे, यूज़ करने वाले हो, ये सारी चीज़ चेक करके जो कलेक्टर है वो फाइनल ऑर्डर दे देगा और आपको परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। असेसमेंट किया जाएगा लैंड रेवेन्यू और कुछ है, और पेनल्टी अगर कोई आपको आपके ऊपर इम्पोज होती है तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर विदाउट परमिशन अगर आपने यूज़ किया तो आपके पास पेनल्टी, इविक्शन हो सकता है एंड रिवर्सन ऑफ लैंड टू द स्टेट हो सकता है। उसको स्टेट अपने पास उस जमीन को रख सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के बारे में बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है बट कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पूछ सकते हैं यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के बारे में। तो जो हमारा जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, ये 2019 में थोड़ा सा चेंज हुआ मतलब पूरे कोड को चेंज करने की कोशिश की। चेंज इसलिए करने की कोशिश की कि उसमें जो प्रोसीजर था, म्यूटेशन का, सक्सेशन का, ट्रांसफ़र का, सेल का, लीज का, जिसका भी प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स दी कोड, उनकी पावर्स को और थोड़ा बढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई, बढ़ाने की कोशिश की गई। और जितने भी प्रोसीजर को सिंपल करने की कोशिश की, जिनके पास लैंड है, जिनके पास खुद की ज़मीन है, वो ओनर है, उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई। तो मतलब एक तरीके से जो यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 है उसमें जो जो लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उसको थोड़ा सा और अपडेट करने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर आपको ना कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट 2019 जो है वो 16 से किस तरीके से चेंज हुआ है, स्टेट लेजिस्लेशन क्या किसी नई नई चीज़ लाई। तो कुछ हाइलाइट्स हैं फॉर द अमेंडमेंट्स के। सिंप्लीफिकेशन, म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया। चीज़ें अब नई होती जा रही है, चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है, बहुत सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन होता है, बट वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो ऑफलाइन रह गया, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड फॉर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, एक प्रोहिबिट द सेल और लीज ऑफ लैंड विद इन सर्टेन रेडियस ऑफ द मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन के एरिया में आपको लैंड नहीं मिलेगी। ठीक है, वो उन्हीं का जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है, मिलिट्री लोग रहते हैं, वो काम करते हैं, कुछ प्लांट इंस्टॉल करते हैं या फिर कुछ टेस्टिंग करते हैं, ऐसे एरिया में आपको लैंड नहीं मिलेगी। रेगुलेशन ऑफ गांव सभा लैंड को रेगुलेट करने के लिए एक नया प्रोविजन लाया गया। जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर, उनको एम्पावर करना, उनको उनको और फेयर ट्रायल के लिए प्रोसीजर दिया गया। और किस तरीके से हम जो लैंड के डिस्प्यूट्स है उसको कम से कम टाइम में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा कुछ इस कब आया ये सब, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के बाद जब उसका अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, तब ये सारी चीज़ें और ऐड ऑन हुई इसमें। कोई अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, किसी ने लैंड बिना
बिना परमिशन के उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, बहुत टाइम से ऑक्यूपाई किया हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसको उसको एनक्रोचमेंट का प्रोविज़न बताया कि आप प्रॉपर्टी को दो और बदले में प्रॉपर्टी का जितना बेनिफिट आपने लिया वो भी दो, ठीक है? तो ये सब प्रोविज़न था। डिजिटलाइज़ेशन ऑफ रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। किसान भाई क्या होता है? किसान भाई एक तरीके से पासबुक होता है, जैसे आपका बैंक पासबुक होता है ना कि कितना आपने अमाउंट विथड्रॉ किया, कब विथड्रॉ किया, कौन से डेट को विथड्रॉ किया, मोड ऑफ विथड्रॉल क्या था, कितना अमाउंट आपने डिपॉज़िट किया, कब विथड्रॉ डिपॉज़िट किया, कैसे डिपॉज़िट किया, मोड ऑफ डिपॉज़िट क्या था। तो उसी तरीके से किसान भाई एक पासबुक होता है किसान के पास, उसमें उनकी लैंड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी मेंशन होती है। लैंड पहले किसके पास थी, अब किसके पास है, कौन उसका ओनर है, जॉइंट ओनर है क्या, किसका कितना शेयर है, गवर्नमेंट का कितना बकाया बाकी है, ठीक है, कितने यार्ड की ज़मीन है, क्या डिस्प्यूट है, कब से उनके पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, कितना वो लैंड उन्होंने भूमिदार को दिया हुआ है, कितना लैंड सबलेट किया हुआ है। ये सारा जो डिटेल होता है ना किसान के पास एक किसान भाई होता है, एक पासबुक होता है जिसमें सारी डिटेल मेंशन की होती है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है लैंडलॉर्ड का। इट इज़ एन एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पासबुक, इट इज़ यूज्ड फॉर द टेकिंग द एग्रीकल्चर लैंड के टाइम में आपको दिखाना होता है। सब्सिडी एप्लीकेशन एप्लीकेशन के टाइम में, इंश्योरेंस क्लेम के टाइम में, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आपके लैंड रिकॉर्ड का। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ रिकॉर्डेड ओनरशिप एंड प्रूफ ऑफ पोजीशन, क्रॉप सर्वे, लैंड असेसमेंट, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाँव फंड वाले देख चुके हैं हम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द स्टेट इन द ऑल लैंड, ठीक है? क्वेश्चन ये बोलता है कि जितना भी लैंड है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितना भी लैंड है, वो जितना भी बाउंड्री के अंदर का जितना भी लैंड है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का है, एक्सेप्ट सारा का सारा गवर्नमेंट का है, एक्सेप्ट अगर कोई लैंड जो है किसी के पास किसी पर्सन का कोई लैंड जो है वो उसके पास वैलिड अगर लीगल टाइटल है, लाइक भूमिदार या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास किसी एरिया का प्रॉपर लीगल ओनरशिप राइट है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो लैंड उसका है। उसके अलावा जितनी भी बची कुची लैंड है ना गवर्नमेंट, वो सारी गवर्नमेंट की है। तो टाइटल ऑफ द स्टेट यही बोलता है कि ऑल द लैंड विद इन द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट वो वाली लैंड जो अगर किसी इंडिविजुअल के पास है, वैलिड टाइटल है उसके पास, वैलिड टाइटल मतलब वैलिड ओनरशिप उस लैंड का, तो उस इंडिविजुअल का। उसके अलावा जितनी भी लैंड है, चाहे वो वेस्ट लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉरेस्ट लैंड हो, रिवर लैंड हो, लैंड जो बंजर लैंड है, काफ़ी टाइम से कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, बहुत खाली लैंड है, मतलब इलीगल पोजीशन अगर किसी का, तो सारा कुछ वो गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है? एक्सेप्ट अगर कोई पर्सन किसी कोई एरिया क्लेम करता है और वो अपने लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, तो उसका होता है। उसके अलावा सारा जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट का है। इफ नो पर्सन हैज लीगली क्लेम द लैंड हैज नॉट बीन गिवन अंडर द लीज ग्रांट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सच इज ऑटोमेटिकली इट बिलोंग्स टू द स्टेट मतलब गवर्नमेंट। पर्पस यही है कि कोई बंदा उसको ऑक्यूपाई ना करे, एनक्रोच ना करे। एनक्रोच मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती आप हड़प ले रहे हो, इलीगली सेल होता है ना कि मेरी ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, बट मैं किसी को रिप्रेजेंट करके दिखा के ऐसा कि होल्डिंग आउट करके कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसको फर्दर रीसेल कर दूँ। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई। होम में फाइल रिवीजन एप्लीकेशन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फाइल होता है, हायर अथॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कोड। और रिवीजन एप्लीकेशन वही फाइल करता है जो अग्रीव्ड पर्सन होता है, जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे के जो रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो हाँ, जो नीचे के जो अथॉरिटीज़ होते हैं जैसे कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, तो इनके ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं है तो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर द कोड। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, फिर से कंटिन्यू करेंगे किसी नए सेशन में। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ बताइए। मैं बहुत ज़्यादा अवेट करता हूँ इम्प्रूवमेंट का, कोई मुझे बताए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं मेरे को पता है, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बट अभी के लिए ये सेशन यहीं समाप्त करना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।